नमस्कार, मैं चित्रन मिश्रा। हंगामा 25 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समय हो गया है हमारे प्रोग्राम जनसंवाद का, जिसका आप सभी को इंतजार था। आज जनसंवाद में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रामबाबू रस्तोगी, जो कि एक व्यापारिक नेता होने के साथ साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आइए देखते हैं वर्तमान सरकार की नीतियों व महंगाई पर इनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हंगामा। आज हम मौजूद हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, जहां हमारे साथ में रामबाबू रस्तोगी ही मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां एक तरफ लगातार असमंजस बना हुआ है सीटों को, विलय के बंटवारों विलय को लेकर या गठबंधन को लेकर। आज हम डायरेक्ट बात करेंगे इनसे भैया से कि देखते हैं इस बार 2022 चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, क्या सपा से गठबंधन होगा या नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे भैया? बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। हंगामा का 22 चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की 2022 चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव को लेकर हमारी बूथ स्तर तक युद्ध स्तर पर तैयारियाँ चल रही हैं। बूथ के कमेटी, ब्लॉक पे, नगर पे, तहसील पे, जिले में, हर जगह पूरे प्रदेश के लिए हमारी हो रही है, तैयारियाँ चल रही हैं। और रही बात गठबंधन का, तो ये विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। ये उनके तय है, जिससे भी वो गठबंधन करेंगे ये उनका विषय है। लेकिन ये जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर किसी की भी सरकार बनेगी तो निर्णायक भूमिका में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्णायक भूमिका होगी और उन्हीं के वजह से ही मौजूदा सरकार होगी 2022 में। यानी कि सत्ता में भागीदारी का पूरा मूड प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बन चुका है। जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, लगातार बयान आ रहे हैं गठबंधन को लेके। अभी मोर्चे का भी गठन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, शिवपाल जी ने। जो मोर्चे का गठन किया गया है, उसकी क्या भूमिका रहेगी? कोई मतलब कोई एक रणनीति है, सीटें बंटवारों को लेके है या फिर मुद्दों को लेके है, कैसे क्या है? देखिए, मुद्दा तो बहुत है जी, देश में, प्रदेश में मुद्दा बहुत है। मुद्दे पे तो भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया है। जिस मुद्दे पे वो आई थी उसने काम नहीं किया है। देश की जनता को गुमराह किया। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, व्यापारियों के साथ लूट हत्या डकैती निरंतर बना हुआ है। किसान, आप लोगों ने देखा ही है कि किसान 14 महीने से आंदोलन पे था। आज उन्होंने बिल वापसी लिया है। अगर बिल वापस लेना था तो लगाया क्यों, और लगाया था तो वापस क्यों लिया? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है लूप होल था, तब इन्होंने वापस लिया है। लेकिन अगर यही बिल पहले वापस ले लिए होते तो 703 किसान जो आंदोलन कार्यकाल में शहीद हो गए हैं, वो शहीद न होते, उनके परिवार के लोग टूटते हैं। दूसरी चीज़, कोई भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से लेकर राज्य के नेतृत्व में वहाँ पर संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं गया। आज बड़ा खेद का विषय है कि जो 703 किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, इनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, प्रधानमंत्री आवासीय योजना में एक मकान आवंटित होना चाहिए और इनके परिवार में एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आज देश इस पोजीशन पर पहुंच गया है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा समय है कि GDP -25.12%। 703 किसान हमारे शहीद हो रहे हैं, इनके परिवार को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा, प्रधानमंत्री आवासीय योजना में एक मकान आवंटित होना चाहिए और इनके परिवार में एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आज देश इस पोजीशन पर पहुंच गया है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा समय है कि GDP -25.12% नीचे धरातल पर आ गया था आज़ादी के बाद। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स होगा। इन्होंने GST लागू किया। GST के बाद भी इन्होंने कोयला, LPG गैस, डीजल, पेट्रोल ये GST से बाहर रखा। इस पे वैट ले रहे हैं 60%, GST मैक्सिमम 28% है। अगर डीजल और पेट्रोल को GST में ले आते हैं, LPG को GST में ले आते हैं, तो मेरा मानना है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपये लीटर और डीजल 45 रुपये लीटर के हम लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी भारत से पेट्रोल और डीजल 10 देशों को बेच रहे हैं।
और वहाँ पे किस रेट में बेच रहे हैं, जिस रेट में उनको खरीद आती है उससे 10 रुपये अतिरिक्त का चार्ज लगाकर बेचा जा रहा है। यानी हमारे देश से बहुत सस्ता तेल यहाँ मिल रहा है। ये बड़ा खेद का विषय है। उन्होंने इस मुद्दे पे जनता को गुमराह करके सरकार में आए थे, वो कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ। देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में लंबी तालाबंदी के बाद जनता के कारोबार प्रभावित हुए हैं, चाहे वो छोटे कामगार हों या लेबर टाइप में भी लोग हों, उसके बाद जिस तरीके से महंगाई की मार जनता पर पड़ी है, उसमें सरकार द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चलाई जाएंगी, इनका लाभ कहीं तक क्या जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है? आप तो मीडिया है, आपको बेहतर मालूम होगा सरकार की कौन सी योजना है जो व्यापारियों को लाभान्वित कर रही है। इन्होंने फुटपाथ व्यापारियों को MSME के तहत में 10-10 हज़ार रुपये देने की बात किया था। 10 हज़ार रुपये में आप बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति अपने व्यापार को 10 हज़ार रुपये में खोल सकता है। मैंने मांग किया था 10 हज़ार से बढ़ाकर उसको 50 हज़ार रुपये किया जाए और व्यापारियों को पेपरलेस बैंक से 50 लाख रुपये तक का लोन का प्रावधान किया जाए। जो फुटपाथ व्यापारी हमारा 10 हज़ार रुपये लेगा व्यापार करने के लिए, वो 10 हज़ार रुपये तो नगर निगम से लेकर पुलिस विभाग में बढ़ जाता है, क्योंकि फुटपाथ पे दुकान लगाता है, शाम को उसको लाठी खानी होती है, उसका आधा माल चला जाता है, कुछ नगर निगम उठा ले जाते हैं। तो व्यापारियों को खाली गुमराह किया जा रहा है, व्यापारियों को लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। बहुत से मुद्दे थे, डिमोनेटाइजेशन उन्होंने 8 नवंबर 2016 को किया, GST लागू किया उन्होंने, बोले थे मैं सत्ता में आऊँगा, बहुत ही महंगाई की इमारत। पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि ये जो तालाबंदी के बाद में जिस तरीके से कारोबार ठप हुए हैं, महंगाई की मार जनता पर पड़ी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि ये इसको जनता को इससे उभरने के लिए या किस तरीके से जनता जूझ रही है? क्योंकि आप एक राजनीतिक दल में भी जुड़े हुए हैं, व्यापार मंडल में भी हैं, तो आपको इन चीज़ों की अच्छी जानकारी है, मार्केट की भी जानकारी है, लोगों की भी जानकारी है, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं आपको, तो क्या माहौल इस वक्त कुछ जनता में है महंगाई को? देखिए, जो महामारी आई है, ये महामारी तो कुदरती है। ये महामारी कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, ये किसी की भी सरकार में आ सकती है। लेकिन इस महामारी से कैसे निपटना है, ये विषय सरकार का था। बहुत से लोग ऑक्सीजन से मर गए, बहुत से लोग अस्पताल पहुंच नहीं पाए, बहुत से लोग दहशत में मर गए। इसलिए महंगाई मुद्दे की बात मैं वहीं पे आ रहा हूँ। महंगाई का मुद्दा ये रहा, जब लॉकडाउन लगा है तो लॉकडाउन में 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये की मिल रही थी, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से माल ना सीएलएफ को मिल रहा था, ना स्टॉकिस्ट को मिल रहा था, ना डीलर को मिल रहा था। एक लिमिटेड समय तक उन्होंने अपना प्रोडक्शन लगाया था। अब जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है तो माल तो ऑटोमेटिक रेट बढ़ जाएगा और माल की आपूर्ति कम हो जाएगी। सरकार को इस पर मुहिम चलाना चाहिए था कि सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में सरकार को कुछ घंटे वर्क करके प्रोडक्शन निरंतर बनाने की जैसे मुहिम चलानी चाहिए थी। जैसे सरकार ने कह दिया था अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कि शराब की दुकान को खोल दिया जाए, जिससे जीविकोपार्जन चलती है। रोटी दाल बंद है, शराब की दुकानें खुलवा दी आपने। शराब की दुकान खुलवाने का संदेश क्या देना चाहते हो? आप बोतल पे लिखते हो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बाद में आप शराब की दुकान खुलवा दो, तो इसका मतलब देश को मछली बनाना चाहते हैं आप। देखिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो निर्धारित रेट होते हैं, मार्केट की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं मार्केट से भी जनता की जेब पर लगातार डाका डाला जा रहा है। जैसे एक निर्धारित रेट प्रिंट होता है, कंपनियां उसको कम पैसे में दुकानदारों को दे रही है, फिर होलसेलर से उठा के वो दुकानों में जाता है, उसमें कमीशन खाया जाता है, फिर उससे फुटकर दुकानदार उठा कर लेके जाते हैं। इस तरीके से 2 से 4 रुपया करते हुए 10 से 12 रुपये चीज़ महंगी होकर मार्केट में बन रही है। इस पर कैसे नियंत्रण पाया? देखिए, सरकार जब तक GST को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक महंगाई पे लगाम नहीं लग सकता है। 5% इस समय GST जा रहा है कपड़े के लिए। ₹60 लीटर डीजल की बात कर रहा हूँ। तब लोगों ने कहा था कि क्या कारण है कि देश का नोट पतला और छोटा होता जा रहा है, और सरकार जब डीजल का रेट बढ़ाती है तो किसानों की खून का सौदा करती है। किसान की अगर की जाए तो जिस तरीके से लखनऊ के अंदर मंडियों में
कि छोटे किसानों का शोषण किया जा रहा है। वो लोग खेतों की सब्जियां लेकर आते हैं, उनसे बिचौलियों द्वारा कम पैसे में खरीद के फिर रेट निर्धारित करके उसको बाहर अच्छे रेटों पर सप्लाई किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटे किसानों का जो शोषण कर रहा है, उन्हीं की सब्जियों को इसी लखनऊ की ही मार्केट में बड़े भाव पर बेचा जा रहा है। महंगाई में कहीं ना कहीं सब्जियाँ भी आ रही हैं। देखिए, ये सत्य है कि मेहनत करने वाला हमारा अन्नदाता किसान, उसके पास शुद्ध साइकिल नहीं है, और जो मीडिएटर है, बिचौलिया है, वो खारचोर गाड़ी से घूम रहा है। ये सत्य है, किसान का शोषण हो रहा है। इसका कारण ये है कि किसान जो मंडी एंट्री टैक्स लगाए हुए हैं 2% का, इसको छोड़ देना चाहिए था। दूसरी चीज, किसान जो MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, वो किसानों का निर्धारित कर दे कि आपको इस रेट में मिलेगा पैसा, आप चाहे मंडी के अंदर बेचिए चाहे बाहर बेचिए, इस रेट से नीचे नहीं लेगा। लेकिन इन्होंने तो MSP खत्म कर दिया है। MSP खत्म करके उसको ASP में कन्वर्ट कर दिया है। ASP का मतलब अडानी अंबानी सेलिंग प्राइस, ये अडानी और अंबानी तय करेंगे। तो इसलिए किसान का शोषण हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें किसान, व्यापारी, नौजवान, महिला, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं। कोई एक व्यक्ति का ऐसा बता दीजिए, एक वर्ग बता दीजिए जो परेशान है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आती है या आपकी पार्टी के गठबंधन से किसी की सरकार आती है, तो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आप लोगों का पहला कदम क्या है? देखिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमको GST को वर्क करना होगा। डीजल, पेट्रोल और LPG को 3 को GST में लाना होगा। जब डीजल हमारा इस समय 88 रुपये में है और डीजल हमारा अगर 60-65 में आ जाता है, तो डीजल महंगाई अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सारी महंगाई ट्रांसपोर्टिंग पर निर्भर करती है। चाहे बच्चों को स्कूल से लाना हो, ले जाना हो, माल का आवागमन हो, अनाज का हो, सब्जियों का हो, किसी का भी हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, कपड़े का हो, ये सब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्टिंग पे ही निर्भर होता है। 1 रुपये लीटर जब डीजल बढ़ता है, तो कम से कम 1000 से 500 रुपये तक का बच्चों के स्कूल के ट्रेवल्स में बढ़ जाता है, बढ़ोतरी होता है। और जब घटता है तो वो लोग घटाते नहीं हैं। तो इस पर दोनों चीज़ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, ये जनता का जो मौलिक अधिकार है, जनता के मौलिक अधिकार से हमको वंचित नहीं रखना हो रहा है। इसका कारण ये है कि किसान जो मंडी एंट्री टैक्स लगाए हुए हैं 2% का, इसको छोड़ देना चाहिए था। दूसरी चीज, किसान जो MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, वो किसानों का निर्धारित कर दे कि आपको इस रेट में मिलेगा पैसा, आप चाहे मंडी के अंदर बेचिए चाहे बाहर बेचिए, इस रेट से नीचे नहीं लेगा। लेकिन इन्होंने तो MSP खत्म कर दिया है। MSP खत्म करके उसको ASP में कन्वर्ट कर दिया है। ASP का मतलब अडानी अंबानी सेलिंग प्राइस, ये अडानी और अंबानी तय करेंगे। तो इसलिए किसान का शोषण हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के उसमें किसान, व्यापारी, नौजवान, महिला, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं। कोई एक व्यक्ति का ऐसा बता दीजिए, एक वर्ग बता दीजिए जो परेशान है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार आती है या आपकी पार्टी के गठबंधन से किसी की सरकार आती है, तो महंगाई को नियंत्रण करने के लिए आप लोगों का पहला कदम क्या है? देखिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमको GST पे वर्क करना होगा। डीजल, पेट्रोल और LPG को 3 को GST में लाना होगा। जब डीजल हमारा इस समय 88 रुपये में है और डीजल हमारा अगर 60-65 में आ जाता है, तो डीजल महंगाई अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि सारी महंगाई ट्रांसपोर्टिंग पर निर्भर करती है। चाहे बच्चों को स्कूल से लाना हो, ले जाना हो, माल का आवागमन हो, अनाज का हो, सब्जियों का हो, किसी का भी हो, लोहे का हो, किसी का भी हो, कपड़े का हो, ये सब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो होता है ट्रांसपोर्टिंग पे ही निर्भर होता है। 1 रुपये लीटर जब डीजल बढ़ता है, तो कम से कम 1000 से 500 रुपये तक का बच्चों के स्कूल के ट्रेवल्स में बढ़ जाता है, बढ़ोतरी होता है। और जब घटता है तो वो लोग घटाते नहीं हैं। तो इस पर दोनों चीज़ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। हमें शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, ये जनता का जो मौलिक अधिकार है, जनता के मौलिक अधिकार से हमको वंचित नहीं रखना है जनता को। हम इस पर वर्क करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, शिक्षा चिकित्सा को बढ़ावा देंगे, सड़कें बनाएंगे, पानी का व्यवस्था निश्चित करेंगे, बिजली की आपूर्ति करेंगे। इस समय बिजली की में तो ये है कि किसी गांव में तो लोग बताते हैं कि 15 बार बत्ती हमारे यहाँ आती है, जाने की नाम नहीं आती है, बताते हैं कि 15 बार आती है बत्ती हमारी। रात में आती है तो दिन में नहीं आती, दिन में आती है तो रात में नहीं आती है।
इस तरीके से तो इस पर सब पे हम लोग अंकुश लगाएंगे, अपराध पे जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, अपराध पे अंकुश लगाएंगे। और माननीय शिवपाल जी अनुभवी नेता हैं, उनको 35 साल का संगठन का अनुभव है, 3-3, 4-4 बार वो सरकार चला चुके हैं। मुख्यमंत्री माननीय नेताजी थे, लेकिन सरकार वही चलाते थे, उनको पूरा अनुभव है। महंगाई कैसे कंट्रोल करना है, उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। धन्यवाद आपका।